theories of evolution या theories of biological evolution. लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, लेमार्क की थ्योरी को लेमार्किज्म कह देंगे, डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म कह देंगे, और तीसरा है म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डे वेरिस ने दी, और एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है। बट बेसिकली हम तीन की बात करेंगे, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड मॉडर्न थ्योरी। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें लेमार्किज्म या लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क ने एक बुक लिखी थी और उसी में उसने मेंशन किया था कि ये थ्योरी क्या कहती है। चलिए पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, तीनों थ्योरी का आइडिया दे देता हूँ। पहली तो होगी थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, उसके बाद डार्विन की थ्योरी होगी जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और तीसरी जो थ्योरी है बच्चों दैट इज म्यूटेशन थ्योरी जो ह्यूगो डे वेरिस ने, है ना। तो ये तीन थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके हम बात करते हैं तीनों थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले लेमार्किज्म। तो जैसा कि मैं बता रहा था, लेमार्क ने इस थ्योरी को दिया और इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो लेमार्क ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ पॉइंट्स बताए। तो मेन जो 4 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, तो चेंज द साइज ऑफ बॉडी ऑर्गन। तो उसने एक पहला जो कंसेप्ट दिया वो क्या कहा, इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स की आंतरिक शक्ति है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने जो ऑर्गन्स हैं उनका शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा उसने क्या कंसेप्ट दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि वो ऑर्गन्स जो ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और जो कम यूज होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं उसके लिए उसने क्या कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं लाइफ टाइम में। ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टर्स डेवलप कर लेता है जिनको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर ही इनहेरिट हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसलिए कहा क्या गया कि ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन होता है वह इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और उसने कुछ एविडेंसेस भी दिए अपने पॉइंट्स के सपोर्ट में। यूज ऑफ ऑर्गन्स में क्या कहा उसने कि भाई पहले जिराफ की नेक जो है ना छोटी होती थी क्योंकि बुशेस थी जिसपे वो फीड करता था, लेकिन बुशेस हो गई खत्म, तो उसकी वजह से उसको बड़े पेड़ों की तरफ जाना पड़ा, तो उसकी नेक धीरे धीरे ग्रेजुअली लंबी होती चली गई। यूज एंड डिसयूज ऑफ और डिसयूज के लिए क्या कहा कि पहले जो स्नेक्स होते थे उसमें लिम्स होते थे, लेकिन वो क्योंकि बरों में रहते हैं और जो बरों में घुसते थे, बिल में घुसते थे, तो उसमें मिट्टी घुस जाती थी, वो रास्ता बंद हो जाता था। तो धीरे धीरे उन्होंने लिम्स को यूज करना कम कर दिया, तो लिम्स गायब हो गए स्नेक्स, ठीक है ना। तो ये एविडेंसेस भी दिए उन्होंने, लेकिन इस थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया गया बिकॉज बाद में डार्विन ने और बाकी डिस्कवरी से प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वही सिर्फ इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। और उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो आया वो आया ऑगस्ट विजमैन से। ऑगस्ट विजमैन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे जो कि जर्म प्लाज्म में ऑर्गेनिजम्स के, या कह सकते हैं जो जीन्स में डीएनए कंटेंट में है उनमें जो चेंजेस हैं वो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो इस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और उसके बाद लेमार्क के बाद डार्विन। डार्विन के बारे में सबने बहुत सुना है कि डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट को हम इग्नोर कर जाते हैं इस पूरी प्रोसेस में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वो शिप है एचएमएस बीगल जिसपे डार्विन ने ट्रेवल किया था, और वो पहुंचे थे कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। और वहां पे क्या स्टडी किया था, फिंचेस को स्टडी किया था, जिसको अब डार्विन फिंचेस कहते हैं। और उसमें क्या स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, बीक की स्ट्रक्चर, जो बेस बना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 5 साल तक इस शिप पे ट्रेवल किया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ डार्विन
2 और लोगों से इन्फ्लुएंस था। कौन कौन? ये देखिए, अल्फ्रेड वेसल जिसने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म दी थी, और उन्होंने भी मलाया आर्चिपेलियो वहां पे इसी तरह की स्टडी की थी, और अपने ऑब्जर्वेशन को, कंक्लूजन्स को डार्विन के साथ शेयर भी किया था। ठीक है ना? तो इसी के बाद डार्विन ने 1859 में कंबाइंड एक वर्क को कंबाइंडली पब्लिश किया था। इसलिए इस थ्योरी को वायरलेस डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, या ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा डार्विन वाज आल्सो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस पॉपुलेशन ऐसे ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है ना? तो माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर जो ऐसे लिखा था, उससे भी वो बहुत इन्फ्लुएंस था। ठीक है? तो ये 3 लोग थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब डार्विन के फैक्ट्स और कंक्लूजन्स क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर फैक्ट्स एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ। तो सबसे पहला जो फैक्ट था, दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, कि हर स्पीशीज अपना नंबर मैक्सिमम बढ़ाना चाहती है, मैक्सिमम करना चाहती है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी पॉपुलेशन हर स्पीशीज की कांस्टेंट रहती है। उसका कंक्लूजन उसने क्या दिया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि ऑर्गेनिजम्स को एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटर स्पेसिफिक अपनी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ, और दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये फैक्ट 1 हो गया। फैक्ट 2 क्या था? जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस था, वो अलग अलग टाइप का है। कौन कौन सा? इंट्रा स्पेसिफिक भी है, मैंने अभी आपको बताया, इंटर स्पेसिफिक भी है, और एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी है। ठीक है? और इसी में एक और कंपोनेंट उन्होंने लिया, कि वेरिएशंस आती है जब ऑर्गेनिज्म नए एनवायरमेंटल कंडीशन में जाता है, और जो जर्म सेल्स में जो चेंजेस हैं, उनका इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आया स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब स्ट्रगल होगा तो जो सुपीरियर होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये वर्ड डार्विन का नहीं था, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये वर्ड दिया था। और उसने तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए की जगह क्या वर्ड दिया था? नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने तो, है ना? तीसरा, कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, तो तीसरा फैक्ट क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से कंटिन्यूअस चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, कंटिन्यूअस चेंजेस इन एनवायरनमेंट, उसी की वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है? तो यहां से क्या आ गया? नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। और वेरिएशन की वजह से क्या हुआ? न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई, स्पेसिएशन भी हुआ। तो डार्विन के जो वेरिएशन थे, जिनको स्मॉल कंटिन्यूअस डायरेक्टेड चेंजेस कहा गया, तो 2 की कंसेप्ट थे डार्विन के थ्योरी के। एनसीईआरटी क्या कहती है कि डार्विन की थ्योरी के 2 की कंसेप्ट हैं। ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड अडेप्टिव रेडिएशन, या नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन की तो हमने बहुत बात कर ली। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है? कि देखिए, आपने प्लांट देखा होगा इस तरह से, है ना? ऐसे होता है, लेकिन बेस क्या होता है? उसकी रूट्स होती है, और उसी में सारा का सारा प्लांट, उसकी ब्रांचेस, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स जो भी है सारे होते हैं। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है बच्चे, कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मॉडिफाई हुए हैं एक प्रीवियस लाइफ फॉर्म से, या हम कह सकते हैं कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई है, और उसी के लिए वर्ड यूज किया गया है ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है ना? और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट के बाद नेचुरल सिलेक्शन बहुत बार, बहुत हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करी थी हमने बैक्टीरिया की, कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी है ए,
जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कर रही है। अब अगर उसमें एंटीबायोटिक ऐड कर दें, मीडियम की कंपोजिशन को हम चेंज कर दें, तो क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए ब्लू कलर के आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर के कम दिखाई दे रहे हैं। है ना? लेकिन जब नई कंडीशन होती है, तो जो पॉपुलेशन बी है, उसका नंबर बढ़ जाता है, रेड कलर वाले का नंबर बढ़ जाता है और ब्लू कलर कम रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन था एंटीबायोटिक का, उसके अगेंस्ट इसने तो अपने आप को इजीली अडेप्ट कर लिया, है ना? फिट कर लिया, लेकिन ए वाला अपने आप को फिट नहीं कर पाया। तो नेचर भी फिट को सेलेक्ट करता है। ठीक है? तो ये क्या हो गई? डार्विन की थ्योरी होगी। तो पहला फैक्ट क्या हो गया? क्या हो गया? हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। ठीक है? उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, देन लिमिटेड फूड एंड स्पेस। जब फूड और स्पेस लिमिट होगा तो स्ट्रगल स्टार्ट होगा, वो इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर जेनरिक हो सकता है, एंड फाइनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो डार्विन की थ्योरी, जो नेचुरल सिलेक्शन है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों? तो हेरिटेबल माइनर चेंजेस ये बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, एंड ये दोनों स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई ये एकदम परफेक्ट थ्योरी थी, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ह्यूगो डी वेरिस ने एक और थ्योरी दी, जिसको म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। उसने क्या कहा कि कुछ कमियां रह गई थी डार्विन की थ्योरी में। उसने कहा कि जो डार्विन था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल्ड टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। डार्विन फेल्ड टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा जो ड्रॉबैक देखने में आया कि म्यूटेशंस का कॉज क्या होता है, म्यूटेशंस क्या होते हैं, उसको आइडिया नहीं था, है ना? और वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपनी थ्योरी में। तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे डार्विन की थ्योरी के, नेचुरल सिलेक्शन के। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी जो दी ह्यूगो डी वेरिस ने 1901 में, उसने काम किया एक प्लांट पे जिसको कहते हैं इवनिंग प्राइमोस। इवनिंग प्राइमोस या ओइनोथेरा लैमेरिकाना, ओइनोथेरा लैमेरिकाना, इवनिंग प्राइमोस पे उसने काम किया। 7 नई वेराइटीज इस प्लांट की, इवनिंग प्राइमोस की उसने डेवलप की, जिनको प्राइमरी स्पीशीज कहा उसने। 7 न्यू वेराइटीज। ये देखिए, ये है इवनिंग प्राइमोस, ओइनोथेरा लैमेरिकाना, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के एक्सपेरिमेंट इसी पे उन्होंने परफॉर्म किए। और उसने ये कहा कि म्यूटेशन आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, नॉट माइनर वेरिएशन। ठीक है ना? तो इवोल्यूशन अभी तक क्या माना जाता था कि कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या फैक्ट्स दिए? इन्होंने ये कहा भैया कि जो इवोल्यूशन है ना, इसके अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, म्यूटेशन थ्योरी के फैक्ट्स की बात करूं, तो सबसे पहला उसने क्या कहा कि इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस। जर्की प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बच्चों? चलो बताइए, कोई आइडिया है तो। जर्की का मतलब एकदम से होता है, जहाँ पे म्यूटेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या हम कह सकते हैं म्यूटेशन एक्ट एज रॉ मटेरियल। नेचुरल सिलेक्शन रॉ मटेरियल नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन की जगह म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस, उनको म्यूटेशंस कह देते हैं। अब म्यूटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अलग बात है, लेकिन जो पॉजिटिव म्यूटेशन होंगे वो सर्वाइवल एडवांटेज देंगे। जो पहला ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच शो म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटेंट्स। आपने स्पाइडरमैन देखी होगी ना, तो स्पाइडरमैन में इस तरह का दिखाया दिखाया गया ना उसको, उसमें वो म्यूटेशंस आ जाती हैं, उनको प्योर ब्रीडर्स भी कह सकते हैं।
स्पाइडरमैन एक नॉर्मल लड़का होता है, उसमें म्यूटेशन की वजह से स्पाइडर वाली एबिलिटीज आ जाती हैं। और एक और कंसेप्ट दिया उन्होंने एक और फैक्ट बताया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, जिनको कहा गया साल्टेशंस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन। तो साल्टेशन लीड्स टू स्पेशिएशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने अपने थ्योरी के बारे में बताए। अब डार्विन ने क्या कहा था, माइनर स्लो डायरेक्शनल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इसने तो क्या कह दिया, म्यूटेशन रैंडम है, सडन है, डायरेक्शनल है, कभी भी हो सकता है। और सॉल्टेशन लीड्स टू स्पेशिएशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस आर नोन एज सॉल्टेशंस। और एनकॉनशिप, अनथेरियल अमेरिकाना पे तो काम किया ही किया, लेकिन एनकॉनशिप भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के फॉर्म में उसने रखा। ठीक है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं थी थियरी। ये म्यूटेशन का कॉज नहीं बता पाया। अगर इसका ड्रॉबैक बताएं तो कॉज ऑफ म्यूटेशन वाज नॉट क्लियर। तो ये थ्योरी भी एक तरह से फेल हुई बाद में। चलिए, ऑडी वाइनबर्ग लॉ से पहले एक और मैं थ्योरी बता देता हूँ जिसने ये सारी चीजें ओवरकम कर ली, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और नियो डार्विनिज्म। अब इसने दोनों कर दिए, इसने डार्विन की थ्योरी को भी ले लिया और इसने म्यूटेशन थ्योरी को भी ले लिया। दोनों को कंबाइन करके, दोनों के कंसेप्ट जो थे उनको कंबाइन करके एक नया कंसेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि जेनेटिक या ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक या ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशन है वो इनहेरिटेबल होती है, सारे के सारी, मतलब जेनेटिक जर्म सेल्स में जो चेंजेस होंगे वो ट्रांसमिट होंगे, सारे के सारे नहीं होते। तो जो जेनेटिक वेरिएशन है उसमें क्या आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाते हैं, उसमें जीन माइग्रेशन आ जाता है, उसमें जीन रिकॉम्बिनेशन आ जाते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन आ जाता है, और उसमें आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, तो म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जो जेनेटिक वेरिएशन वाले जो पॉपुलेशन है उसमें नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। तो आगे ना दोनों दोनों कंसेप्ट आ गए, नेचुरल सिलेक्शन भी आ गया डार्विन का और म्यूटेशन के भी आ गए सारे। अब नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू आइसोलेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होगा कि अपने ही स्पीशीज के मेंबर के साथ वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सब स्पीशीज, और सब स्पीशीज बन के न्यू स्पीशीज बन जाएगी। तो इस तरह से इवोल्यूशन हो जाता है। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर किए और एक नया कंसेप्ट दिया गया जिसको हार्डी वेनबर्ग्स लॉ कहते हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, 1 रहेगी, अगर नेचर में कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई जीन माइग्रेशन नहीं है, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है और कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहेगी। ठीक है, उसको क्या कहा गया, हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल।